है अगर दोनों पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं, मतलब दोनों की पारस्परिक सहमति है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों अलग अलग हुए हैं सहमति के साथ, तो फिर वाइफ अपने पति से मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आ जाता है कि रीजनेबल कॉज क्या है किसके अलग रहने के, कि वाइफ वैसे तो विदाउट रीजनेबल कॉज अलग रहती है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती, लेकिन रीजनेबल कॉज क्या है जिसमें वो वाइफ जो है वो अपने पति से अलग रहकर भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। जैसे कि जब पति किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, मतलब अगर उसके हस्बैंड ने किसी और लेडी से शादी कर ली है, बाइगेमी हो गया, ये तो डबल शादी होगी, तो वो अपने पति से अलग रहकर भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। दूसरा, अगर पति रखेल रखता है। तीसरा, जब वो क्रूअल्टी करता है, क्रूअल्टी मतलब मारता पीटता है। क्रूअल्टी दो प्रकार की होती है, मेंटली और फिजिकली। मेंटली होती है ताने देना, गाली गलौज करना या कुछ ऐसा टीका टिप्पणी करना, और फिजिकली होती है मारपीट करना। अगर पति का व्यवहार ऐसा है, क्रूअल्टी भरा है, तो वो पत्नी अलग रहकर भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। चौथा, अगर पत्नी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक है, जिसके कारण उनके बीच में कोई मतलब वो अपनी वाइफ के साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं बना सकता, तो वाइफ अलग रहकर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब उसके बाद आता है कि मेंटेनेंस की राशि अमाउंट कितनी होनी चाहिए। 125 में बता रखा है भी। पहले ये जो अमाउंट थी ये 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से फिक्स थी, लेकिन 2001 में अमेंडमेंट द्वारा इसको हटा दिया गया, मतलब अब कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। ये किस पर छोड़ा गया है, ये मजिस्ट्रेट पर छोड़ा गया है कि वो अपनी मर्जी से कितनी भी अमाउंट फिक्स कर सकता है। ये अमाउंट उस पार्टी की रहने की परिस्थितियों के अनुसार ही सेट होती है। जैसे किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसका मेंटेनेंस 10,000 5,000 भी कितना भी हो सकता है उसकी इनकम के हिसाब से। एक करोड़पति है तो उसका करोड़ों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। एक लेबर मैन है उसका 500, 1000, 1500, मतलब ये परिस्थितियों पर, सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। अब ये शक्ति न्यायालय की है, वो अपने विवेक से कितना भी फिक्स कर सकती है। पहले ये 500 रुपये फिक्स था, लेकिन 2001 में इसको अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया। अब कोर्ट पर ही छोड़ा गया है कि वो क्या कितना ज़रूरी समझता है। अब उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि मेंटेनेंस कब से देना पड़ेगा। इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो जिस दिन ऑर्डर करे जज, जिस तारीख को ऑर्डर करे उस दिन से देना पड़ेगा, या जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई। मान लो भी एप्लीकेशन 2 महीने पहले लगाई गई, ऑर्डर आज हुआ है, तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई 2 महीने पहले से, तब से हो सकता है, या फिर जिस दिन जज ऑर्डर दे तब से हो सकता है। फिर उसके बाद आ गया भी मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए जो पार्टीज़ है वो एप्लीकेशन कहाँ लगाएगी। भी ये एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगती है, जिला न्यायालय में जा, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन 126 में बता रखा है जहाँ वह है, मतलब पति है, जहाँ वह और उसकी पत्नी निवास करती है, मतलब पति या उसकी पत्नी जहाँ रहती है वहाँ भी एप्लीकेशन लग सकती है। या तीसरा है लास्टली दोनों ने जहाँ लास्ट बार इकट्ठे रहे थे, निवास किया था, जहाँ वो अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या उनके साथ दोनों इकट्ठे रहे थे जहाँ लास्ट बार, तो वहाँ वो कर सकते हैं। उसके बाद आ गया भी अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मेंटेनेंस देने का, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, मेंटेनेंस देने से इनकार करता है, ब्रीच करता है कोर्ट के ऑर्डर को, तो उसमें क्या रिज़ल्ट है, मतलब उसमें क्या रिलीफ मिलेगा। ये सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 में बता रखा है। मतलब अगर कोई बंदा
कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने से इनकार करे, मतलब मेंटेनेंस कोर्ट ने लगा दिया है लेकिन देने से इनकार कर रहा है, तो कोर्ट वारंट जारी कर सकता है उस बंदे के लिए। ठीक है। और वारंट के एग्जीक्यूशन के बाद भी अगर ना दे वो बंदा, तो पर मंथ की ड्यू राशि के लिए 1 मंथ की जेल है, मतलब 1 महीना नहीं दिया तो 1 महीने की जेल होगी। और उसके बाद ये एक और है, अगर कोई बंदा मान लो भी 6 महीने उसने मेंटेनेंस नहीं दिया और कोर्ट ने उसको 6 महीने के लिए अंदर भेज दिया, भाई 1 मंथ की राशि के लिए 1 मंथ जेल है, क्या वो 6 महीने अगर अंदर रह के आ गया तो उससे जो उसके ऊपर जो बर्डन था मेंटेनेंस देने का, क्या वो हट गया? क्या अब उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? नहीं, वो मेंटेनेंस पेंडिंग रहेगा। उसके बाद आ जाता है इंटरम मेंटेनेंस। इंटरम मेंटेनेंस क्या होता है भाई, जब कोई केस आता है कोर्ट में, केस तो काफ़ी लंबा चलता है, तो इसके दौरान ही मतलब स्टार्टिंग में ही जज ऑर्डर दे देता है मेंटेनेंस देने का। भाई जो कार्रवाई है वो तो लंबी चलेगी, बाद में देखा जाएगा भी किसकी गलती है या किसकी नहीं, एक बार तुम मेंटेनेंस देना चालू कर दो। तो ये क्या है? इंटरम मतलब कार्रवाई के दौरान मेंटेनेंस देने का ऑर्डर। ये जो है 125 CRPC, इसके अंदर ये सब कुछ बता रखा है। वे पत्नी कब मेंटेनेंस ले सकती है, कब वो अलग रह के मेंटेनेंस ले सकती है, कब माता पिता ले सकते हैं, कब बच्चे ले सकते हैं। तो ये CRPC मेंटेनेंस के बारे में है, इसमें ये व्यक्ति मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। और CRPC 125 के बारे में एक बात और है कि ये जो है ये कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ मतलब ये सबके लिए है। जैसे एक हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ क्या है? एक पर्सनल लॉ है जो ओनली फॉर हिंदू है, हिंदुओं पर अप्लाई होता है। उसके अंदर भी मेंटेनेंस दे रखा है वाइफ के लिए, जिसमें वो पति से मांग सकती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो हिंदू लॉ है उसमें सिर्फ हिंदू लेडीज़ ही मांग सकती है, लेकिन जो CRPC 125 है वो कॉमन लॉ है, वो सबके लिए है। ये गेट सबके लिए खुला है। इसमें हिंदू लेडीज़ भी मांग सकती है और मुस्लिम लेडीज़ भी मांग सकती है। मान लो भी हिंदू लेडीज़ ने सेक्शन 18 के अंदर हिंदू लॉ में मांग लिया, क्या फिर वो CRPC 125 में मांग सकती है? नहीं। आप एक जगह मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो, चाहे अपने पर्सनल लॉ में कर लो, चाहे CRPC 125 में कर लो। CRPC 125 सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो। अब मुस्लिम लेडीज़ की बात करें तो मुस्लिम लॉ के अंदर इद्दत पीरियड के बाद लेडीज़ किसी प्रकार का मेंटेनेंस अपने पति से प्राप्त नहीं कर सकती। तो उसके लिए एक CRPC 125 के अंदर प्रावधान है कि मुस्लिम लेडी CRPC 125 के अंदर मेंटेनेंस मांग सकती है, चाहे उनके पर्सनल लॉ के अंदर ये अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार ये मेंटेनेंस का चैप्टर आपका ख़त्म होता है।